हम लोग गूगल मैप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमें हमारे डेस्टिनेशन का रोड मैप बताता है, राइट? और अगर हमारे पास गूगल मैप ना हो, तो हो सकता है हम किसी दूसरे डायरेक्शन में चले जाएँ। इन द सेम वे फिज़िक्स में भी लॉज़ ऑफ मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा ही गूगल मैप चाहिए, एक ऐसा ही रोड मैप चाहिए, जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। बिना इसके हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में परेशानी हो सकती है, हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे हम कहाँ गलती कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों है फ्री बॉडी डायग्राम की, राइट? तो जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ते हो, जैसे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जब हम उसको अप्लाई करते हैं, तो हम इक्वेशंस लिखते हैं, राइट? जब हम इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स होता है, दैट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, राइट? अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, ये कहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे? कई बार जब आपके सामने कोई भी डायग्राम दिया हुआ है, कोई सेटअप दिया हुआ है, तो हम लोग इमीडिएटली उस पे उसके लिए उसका इक्वेशन लिखना शुरू कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि हम वहाँ थोड़ा टाइम नहीं देते, हम लोग पॉज़ नहीं लेते हैं, उसकी वजह से कुछ फोर्स वहाँ पे मिस आउट हो जाता है और इवेंचुअली आपका जो आंसर आता है वो गलत आता है। इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना भी फोर्स लग रहा है, राइट, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तभी हम इक्वेशंस को करेक्टली लिख सकते हैं और यही पर्पस होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम में। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाहे वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, जितने भी फोर्स इंडिपेंडेंटली उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर हमारा कंसर्न इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे मैं जो भी केस डिस्कस करूंगा वो उसमें हम लोग फ्रिक्शन को भी कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स को समझना पड़ेगा, राइट? तो अभी हम फ्रिक्शन को उसको साइड रखते हैं, उसको मैं सेपरेटली दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, राइट? बट अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे जितना भी एग्जाम्पल्स होगा वहां पर कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है और हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? अब यहां जो हम लोग बात करेंगे, दो टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी बात करेंगे। पहला जो होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, राइट? पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम बात करें तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, राइट, तो पॉइंट में क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ब्लॉक ऐसे दिया हुआ, राइट, जब हम बोलते हैं पॉइंट मास है, तो क्या होता है, यहां पर आप फोर्स यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, ये सब इक्विवेलेंट होता है। मतलब इसका हर एक पॉइंट जो होता है इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि इसका डायमेंशन को बहुत स्मॉल हम मान सकते हैं इसका जो आसपास का सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में, राइट? तो हम लोग यूजुअली जो हम लोग साइज लेते हैं जब न्यूटन लॉ में हम बात करते हैं, तो वहां पर लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही लेते हैं, राइट? हालांकि हम लोग जैसे इसमें रिजिड बॉडी भी होता है, जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है वो भी होता है, बट वहां पर डिफरेंट पॉइंट्स का पॉइंट, वहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है कि आप कहाँ पे एग्जैक्टली फोर्स लगा रहे हो। तो इसलिए मैंने इस एंटायर फ्री बॉडी डायग्राम को दो कैटेगरी में रखा हुआ है। पहला जहाँ पे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा जो होगा जहाँ पे रिजिड बॉडी होगा, राइट? तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले लोग पॉइंट साइज की बात करते हैं, ठीक है? अब इसको भी मैंने फर्दर कैटेगराइज किया है कि जैसे हम लोग पहले बात करते हैं ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, है ना? तो जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, लेट्स से हम बात करें ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट, है ना? जैसे देखिए ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है। लेट्स से अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग भी रहा है ना? तो ये कौन सा फोर्स है? ये आप जो आपने बाहर से फोर्स लगाया, राइट? इसके अलावा कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है? तो भाई एमजी इस पे इधर काम कर रहा है, राइट? और एक नॉर्मल फोर्स क्या देगा? ग्राउंड देगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो नॉर्मल फोर्स जब भी काम करता है वो कैसे काम करता है? जो भी कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस हो, जैसे इसका ये कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस है, इसके नॉर्मल काम करेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीन फोर्स काम कर रहा है। ये तो आपने बाहर से फोर्स लगाया एफ, ये नॉर्मल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है? इसके अलावा कोई भी दूसरा फोर्स नहीं है। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए इस नॉर्मल का, ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो रिएक्शन इस ग्राउंड पे नीचे के डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान आपको रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा ग्राउंड पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है तो हम लोग दिखाते नहीं है, बट इस नॉर्मल का रिएक्शन इधर काम करेगा। फिर एमजी का भी एक जो रिएक्शन है, अर्थ जो लगा रहा होगा, है ना? तो जैसे ये अर्थ ब्लॉक को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ब्लॉक भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। ये अलग बात है कि अर्थ का जो मास है बहुत ज्यादा होता है, तो प्रैक्टिकली अर्थ रेस्ट में रहता है, राइट? तो ये हमने आइडेंटिफाई किया, सिंपल केस है। अब मान लीजिए इससे एक से ज्यादा है, मान लीजिए लेट्स से कि दो मेरे पास ब्लॉक कॉन्टैक्ट में है, राइट?
तो लेट से यहाँ पे हम 2 ब्लॉक ले लेते हैं, लेट से ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। ठीक है, आप चाहो तो फोर्स भी लगा सकते हो, किसी एक पे लगा दो फोर्स। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स इंडिविजुअली लग रहा है, दोनों ही ब्लॉक पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको आइडेंटिफाई करना है। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग M2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऊपर का केस है, थोड़ा सा आसान केस है ना। अब यहां पर आप देखो जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है वो ग्राउंड नहीं लगा रहा है, ये कौन लगा रहा है, जो इसके साथ कॉन्टैक्ट में ये सरफेस लगा रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑन टू, है ना, ड्यू टू वन। मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पे जो नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है वो वन लगा रहा है, ग्राउंड नहीं लगा रहा है। तो इसको कैसे पढ़ना है, नॉर्मल फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और M2 जी इधर नीचे काम करेगा, ठीक है। फिर अगर हम M1 पे बात करते हैं तो M1 पे क्या होगा, आप अगर M1 पे देखो, राइट, तो M1 पे एक बाहर से एक फोर्स लग रहा है F, राइट, आप F लगा दो इस तरफ, ठीक है। फिर क्या काम कर रहा है, M1 जी इधर काम कर रहा है। अब देखो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स ये ग्राउंड इस पे दे रहा होगा, राइट, तो इसको हम सिंपली लिखेंगे N1 लिखेंगे। N1 कहने का मतलब हुआ कि नॉर्मल फोर्स ऑन वन ड्यू टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, अब जो N21 है उसका एक रिएक्शन भी इधर काम करेगा, वो किधर काम करेगा, M1 पे नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसको नहीं भूलना है, राइट। तो इस पे जो फोर्स होगा, इस पे जो काम करेगा, इसको लिखेंगे नॉर्मल फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये दोनों ऑफ कोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है ना, बट इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो इस पे ये कंप्लीट फोर्स हो गया आपका, ठीक है। फिर और इसमें हम लोग वेरिएशन देखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, लेट से ऐसा है, लेट से इंक्लाइन प्लेन है ना, ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसे अभी ऐसे रखा हुआ है, तो हमें फोर्स आइडेंटिफाई करना है। तो एक फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर mg हो जाएगा, राइट, एक फोर्स mg काम कर रहा है। दूसरा जो नॉर्मल होगा, क्योंकि यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, सरफेस जो कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस है इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। तो ये इस पे फोर्स हो गया। फिर फर्दर इसको हम लोग ऑफकोर्स स्प्लिट करते हैं कॉम्पोनेंट्स में, बट अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लिख रहे हैं, हमें बस आइडेंटिफाई करना फोर्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये केस हो गया। अब मान लीजिए कि इसमें अगर मान लीजिए 2 ब्लॉक हमने ले लिया, राइट, हमने इसमें 2 ब्लॉक ले लिया, ऐसा कुछ, लेट से ये थीटा है ना, ये M1 है, ये M2 है, राइट, और लेट से यहाँ पे हमने कुछ फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसा लगा दिया। अब यहाँ मेरे को फोर्स आइडेंटिफाई करना है, तो हम इंडिविजुअली सब पे देखेंगे, M1 पे भी देखेंगे, M2 पे भी देखेंगे। तो M1 पे कैसे लग रहा होगा बताइए, यहाँ पर जब आप M1 पे करोगे तो M1 पे आप देखो ठीक से, है ना। पहले हम लोग M2 से देखते हैं, M2 से स्टार्ट करते हैं। M2 पे कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो M2 जी एक इधर काम करेगा, राइट, है ना। फिर नॉर्मल फोर्स ये इंक्लाइन प्लेन इस पे देगा इस डायरेक्शन में, राइट, तो N2 इधर काम करेगा। उसके अलावा आप देखो तो ये ब्लॉक इसको इधर पुश भी कर रहा है, राइट, तो यहाँ एक और नॉर्मल फोर्स काम करेगा, है ना। यहाँ पे ये जो नॉर्मल फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑन टू ड्यू टू ब्लॉक वन, राइट, नॉर्मल ऑन टू ड्यू टू ब्लॉक वन, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको उधर पुश कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर होगा। अब जब M1 पे आप ड्रॉ करोगे, एबीडी ड्रॉ करोगे, तो वहां क्या हो रहा होगा, अब देखो M1 पे आप देखो, तो M1 पे क्या करोगे, M1 पे M1 जी इधर काम करेगा, M1 जी इधर काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स जो होगा N1 इधर काम करेगा, ठीक है। फिर ये जो N21 इस पे लग रहा है, इसका रिएक्शन जो होगा नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा इस पे, राइट, और F ऑलरेडी इस पे इधर काम कर रहा है, ये जो F है इस तरफ काम कर रहा है, और ये जो इसका रिएक्शन होगा इसमें उल्टे डायरेक्शन में काम करेगा, राइट। तो ये होगा नॉर्मल ऑन वन ड्यू टू टू, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। तो हमें इस तरीके से जितना भी फोर्स लग रहा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे, इंडिविजुअल ब्लॉक पे, सबको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। तो ये जैसे हमने लिया बेसिकली ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट वाला हमने लिया सारा एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं जहां पे स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, राइट, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब मान लीजिए इसमें स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है मेरे पास, इसको केस 2 बनाते हैं हम लोग। केस 2 अगर स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम लोग ब्लॉक ले रहे हैं, अभी पॉइंट मास ही लेके चलेंगे, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए लेट से कि M1 है ना, यहाँ पर M2 है, ये स्ट्रिंग से अटैच है, इस पे कुछ लग रहा है फोर्स, लेट से इधर F1 लगा रहे हैं, इधर F2 लगा रहे हैं, है ना। अब स्ट्रिंग में जो फोर्स होता है वो कैसे काम करता है, स्ट्रिंग में हमेशा फोर्स जो होगा ना स्ट्रेचिंग नेचर का होगा। आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे देखोगे,
अब यहाँ पर देखोगे तो ये इसको इधर पुल कर रहा होगा, इस पे देखो तो ये इसको इधर पुल कर रहा होगा, तो ये हमेशा स्ट्रेचिंग नेचर का होगा जो टेंशन फोर्स होगा, राइट। तो अगर हम M1 पे देखें, अच्छा M2 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम M2 पे देखें, राइट, तो M2 पे फोर्स कैसे काम कर रहा होगा, तो भाई F2 इधर काम कर रहा है, टेंशन जो है इस पे जो T होगा इस तरफ काम करेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग जो स्ट्रिंग लेते हैं वो मासलेस होता है, राइट, वो मासलेस होता है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा थ्रू आउट क्या होगा, सेम होगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए जो आप पढ़ते हो ऑफ कोर्स। तो टेंशन यहाँ पे इस तरफ काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मल ग्राउंड देगा, N2 इधर काम कर रहा है, M2G इधर काम कर रहा है, ठीक है। अब M1 पे देखते हैं, M1 पे क्या हो रहा होगा, तो M1 पे आप देखो ठीक से, तो M1 पे आप देखो तो ये जो T इधर काम कर रहा है, इस पे स्ट्रेचिंग क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नहीं इधर होगा। इस पे F1 इधर काम कर रहा है, नॉर्मल फोर्स जो होगा इस पे इधर काम कर रहा है, और M1G इस पे इधर काम कर रहा है, तो ये इसका एबीडी हो गया। जितना भी फोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और भी इसमें वेरिएशन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऐसा केस है, राइट, ऐसा केस है ना, यहाँ मान लीजिए 3 स्ट्रिंग है, यहाँ से ये ब्लॉक ऐसे हैंग कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एबीडी में लेट से हमें बनाना है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, राइट, ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग है, राइट, ये अलग स्ट्रिंग है, अलग स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पे आप देखो तो ये क्या स्ट्रेचिंग नेचर का होगा, तो यहाँ पे टेंशन कुछ T1 इधर काम करेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ T2 इधर काम करेगा, राइट। अब ये T1 T2 जो है वो सेम भी हो सकता है, वो अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा यहाँ पे एंगल क्या है, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू, हम लोग वो अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे। और ये तीसरा स्ट्रिंग है, यहाँ पर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस पे T3 इधर काम कर रहा होगा, राइट। अब ब्लॉक पे देखो T3 क्या ऊपर काम करेगा, Mg इधर काम करेगा। तो अगर आप ब्लॉक पे देखो तो सिर्फ क्या होगा आपका, ये T3 ऊपर काम कर रहा है ना, और Mg जो है ये नीचे काम कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का भी सेटअप आपके पास हो सकता है, राइट, इस तरीके का भी सेटअप आपके पास हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो है ना, ये आ गया आपका। अच्छा, और क्या हो सकता है, कुछ हम लोग इंक्लाइन प्लेन का भी ऐसा केस ले लें, अगर इंक्लाइन प्लेन होगा, है ना, तो वहां पर क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन है लेट से, है ना, इंक्लाइन प्लेन ऐसा, और लेट से, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रिंग ऐसे लगा देते हैं ऐसे, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे क्या फोर्स काम कर रहा होगा, Mg इधर काम करेगा, नहीं, नॉर्मल जो होगा वो इधर काम करेगा, जो इंक्लाइन प्लेन देगा, और टेंशन इस तरफ काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से ना हमें फोर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी, जितना भी अलग अलग टाइप का सेटअप है वहां पे फोर्स को हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने सेकंड केस है जिसमें स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम था। अब हम लोग कुछ कुछ पुली ब्लॉक सिस्टम का भी केस देखते हैं, राइट, जो हम लोग इसके थर्ड पेज में बात करेंगे, है ना। सो अब देखते हैं केस 3 जिसमें हम लोग पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करते हैं कुछ, है ना। अब लेट से पुली ब्लॉक सिस्टम है ना, यहाँ भी जो पुली होता है वो मासलेस होगा, उसको मान के ही चलना है हमें, ठीक है। पुली ब्लॉक सिस्टम, सॉरी, पुली ब्लॉक सिस्टम। तो ऑफ कोर्स इसमें जैसे हम लोग सिंपलेस्ट केस से स्टार्ट करते हैं, लेट से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे जो सिंपलेस्ट केस होता है लेट से, है ना, ये केस है आपका, मान लीजिए यहाँ पर M1 काम कर रहा है ना, है ना, यहाँ पे लेट से M2 है, यहाँ पे M3 है, राइट। तो यहाँ मेरे को इसका एफबीडी बनाना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर M3G इधर काम कर लेगा, नहीं, टेंशन देखिए स्ट्रिंग जैसे चेंज होगा तो टेंशन अलग अलग होगा, ये ध्यान रखना है, राइट। तो लेट से कि यहाँ पे टेंशन अगर लेट से T1 है, यहाँ पे इस पे T1 ले लें, इस पे जब आप लिखोगे तो आप देखो T1 इस पे नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा स्ट्रेचिंग नेचर का होता है, राइट, स्ट्रेचिंग नेचर का होता है। तो जब हम यहाँ पर T1 लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, प्लस M2G यहाँ पे नीचे काम करेगा, है ना, और ये स्ट्रिंग अलग हो गया, तो लेट से यहाँ का टेंशन T2 है, तो यहाँ पर क्या इस तरफ क्या होगा, T2 होगा। सेम स्ट्रिंग में टेंशन चेंज नहीं होता, हमें पता है, मासलेस अगर स्ट्रिंग होता है तो ये चेंज नहीं होता है, और पुली भी मासलेस है, राइट, और M1G इधर काम करेगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि M1 पे M1G इधर काम कर रहा है ना। T2 जो है वो आपका ऊपर काम करेगा यहाँ पे, राइट, ये ऊपर काम कर रहा है। यहाँ पर M2 इधर काम कर, T1 इधर काम कर रहा है, T1 स्पेस, इस तरीके से आपको सारे फोर्स को आइडेंटिफाई करना है। और आप खुद ही देखोगे ना कि आपको आपका इक्वेशन लिखना कितना आसान हो जाता है जब एक बार आइडेंटिफाई करना सीख लोगे फोर्स को, ठीक है। तो ये केस हो गया। फिर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स केस लेते हैं हम लोग, या पहले कुछ पहले बेसिक ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इस टाइप का केस है ना,
M1 है ना, लेट से मान लीजिए M2 है, यहाँ पर एक पुली लगा देते हैं, मासलेस पुली, यहाँ से स्ट्रिंग गया, कुछ ऐसे M3 हैंग कर रहा है ना, ऐसे मान लीजिए कुछ इस टाइप का सिस्टम है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, अब देखिए ये पूरा स्ट्रिंग सेम है, तो भाई M3G, ये M3 है, M3G इधर काम करेगा, यहाँ टेंशन लेट से T3 बोल देते हैं, इस पे इस तरफ, तो इस पे इस तरफ आएगा T3, है ना। यहाँ पे नॉर्मल जो देगा, ये जो टेबल देगा इस पे, इसको टेबल मान के चले हम, N2 इधर काम करेगा, M2G इधर काम करेगा। ये स्ट्रिंग अलग हो गया तो टेंशन भी अलग होगा, तो इस पे T2 इस तरफ होगा, राइट, इस पे T2 लिखो तो इस तरफ होगा, है ना, इस पे नॉर्मल इधर आ जाएगा, M1G इधर आ जाएगा, है ना। तो मेरे को दिख रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में तो मोशन होगा नहीं, जो भी मोशन होगा इस डायरेक्शन में आएगा। अब क्योंकि इस पे जो नेट फोर्स है T2 है, तो T2 इसको ड्राइव कराएगा, यहाँ पे नेट फोर्स T3 माइनस T2 है, तो वो उसको ड्राइव कराएगा, यहाँ पे M3G माइनस T3 नेट फोर्स है, वो उसको ड्राइव कराएगा। तो ये आप तभी कंक्लूड कर पाओगे जब आपको रिजल्टेंट, जब आप फोर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट, तभी आप ऐसा बता सकते हो, ठीक है। और कुछ केस लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लेक्स केस ले लें, अगर मान लीजिए लेट्स से कि थोड़ा सा, ये मान लीजिए M1 है ना, यहाँ पे एक दूसरा पुली है, ऑफ कोर्स मासलेस है, M2 है और ये M3 है ना, ऐसे है। अब यहाँ क्या करना, अगेन जैसे ये जो स्ट्रिंग सेम है, तो यहाँ पे टेंशन आप T1 ले लो, है ना, यहाँ पे M3G हो जाएगा, यहाँ ये T1, ये थ्रू आउट स्ट्रिंग, और जो स्ट्रिंग है मासलेस है, पुली भी मासलेस, और यहाँ पे T1, यहाँ पे M2G हो जाएगा, राइट। और क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, तो यहाँ पर जब आप लिखोगे टेंशन इस तरफ लिखोगे, पुली के अराउंड लिखोगे, ये ध्यान रखना, पुली पे जब फोर्स दिखाओगे ना, तो पहले तो ये टेंशन अलग होगा, यहाँ पर जब लिखो तो ये टेंशन का डायरेक्शन फ्लिप हो जाएगा, T1 यहाँ पे इस तरफ होगा और यहाँ पे T1 इस तरफ हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, राइट। अब ये T2 है तो यहाँ पे T2 हो जाएगा, यहाँ पर M1 इंटू G आ जाएगा, यहाँ पर हम बात करें तो, है ना, यहाँ पर M1 इंटू G आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता है कि T2 जो होता है ट्वाइस ऑफ T1 होता है, ऑफ कोर्स, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। अभी फिलहाल हम फोर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जब पुली मासलेस होता है तो T2 जो होता है ट्वाइस हो जाता है इसके, ठीक है ना। बट हमें सिर्फ फोर्स को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्लियर है। और अब इसी में जैसे आप और भी कुछ वेरिएशन ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि कुछ इंक्लाइन प्लेन लगा दो, ऐसा कुछ, है ना, ऐसा ले लो, इंक्लाइन प्लेन में ले लो ऐसा कुछ, है ना, यहाँ पे कुछ मास ले लो, है ना, यहाँ पे पुली लगा दो, यहाँ पर ऐसा कुछ, है ना, ऐसे कर लो, इसको M1 M2 कर लो। यहाँ पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, M2G इधर आ जाएगा, नहीं, यहाँ पे टेंशन इस तरफ, ये थ्रू आउट सेम है तो टेंशन इस पे इधर आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स इधर आएगा, है ना, N1 बोले और M1G इस पे इधर आ जाएगा, है ना। तो फोर्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं सबको आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका पुली ब्लॉक सिस्टम, जहां पर आपका स्ट्रिंग भी है, ऑफ कोर्स पुली ब्लॉक तो है ही, साथ में स्ट्रिंग भी यहाँ पर अटैच है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मे बी यहाँ पर आप स्प्रिंग फोर्स का भी कुछ एग्जांपल ले सकते हो, है ना। तो ये जैसे हमारा केस 4 हो जाएगा, राइट, तो केस 4 ले लेते हैं हम लोग। तो केस 4 जो मेरा हो जाएगा, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को भी ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे सिंपलेस्ट केस अगर हम बात करें, है ना, तो जैसे ये मान लीजिए यहाँ से हैंग कर रहा है ना, ऐसे हैंग कर रहा है, तो ऑफ कोर्स mg इधर काम करेगा, तो स्प्रिंग फोर्स जो काम करेगा, कि स्ट्रेच होगा यहाँ पर, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में काम करेगा F। और ये जो होता है k टाइम्स डेल्टा L होता है, राइट। जैसे ये स्ट्रेच करेगा तो k स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये L जो नया लेंथ होगा, स्ट्रेच लेंथ होगा, माइनस L0 जो नेचुरल लेंथ होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसी में मान लीजिए कई बार स्ट्रिंग और स्प्रिंग दोनों को मिक्स कर देते हैं, जैसे यहाँ पर है, राइट, और हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक ब्लॉक M1 ले लें और एक यहाँ पे स्प्रिंग भी लगा देते हैं, राइट। अब यहाँ मेरे को ड्रॉ करना है बीडी, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, इसको मान लेते हैं कुछ T1 मान लेते हैं, यहाँ पर M1G इधर काम करेगा, है ना। स्प्रिंग फोर्स भी काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स होगा, जैसे टेंशन काम करता है, तो यहाँ पर क्योंकि ये नीचे स्ट्रेच कर रहा है, राइट, तो इसको पुल कर रहा होगा, तो आप इस पे अगर देखोगे तो इसको ये नीचे की तरफ पुल कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, इस पे देखोगे तो ये M2G इधर काम करेगा, ये K डेल्टा L जो है इधर काम करेगा, तो इस पे क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ टेंशन T1 काम कर रहा है, M1G इधर काम कर रहा है, K डेल्टा L जो है ना, ये नीचे काम करेगा, क्योंकि इसमें ऊपर काम कर रहा है K डेल्टा L, तो ऑफकोर्स इस यहाँ जो काम करे उसको नीचे
की तरफ काम करेगा, क्योंकि आप सोचो स्ट्रेच कर रहा होगा, जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा होगा, तो इस पे फोर्स इधर काम कर रहा होगा, इस पे इस तरफ काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, बट एक बार आपने अगर सही डायरेक्शन ड्रॉ कर लिया तो फिर इक्वेशन लिखना आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें और भी वेरिएशन हो सकता है, मे बी आप, है ना, यहाँ स्प्रिंग ले लो, यहाँ स्प्रिंग ले लो, इसको M1 बोलो, यहाँ स्ट्रिंग ले लो, है ना। इस तरीके से ना अलग अलग टाइप का वेरिएशन किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, तो भाई यहाँ पर आप देखो तो K डेल्टा L इधर काम कर लेगा, यहाँ अगर देखो इस पॉइंट पे तो K डेल्टा इधर काम करेगा। हालांकि ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न होता नहीं तो हम लोग दिखाते नहीं है, लेकिन बैकएंड में पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर M1 है तो M1G इधर काम करेगा, है ना। टेंशन जो है स्ट्रिंग का T1 इधर काम करेगा, इसको T बोलें, इस पे T इधर काम करेगा, है ना, और M2G इस पे इधर काम करेगा, है ना। सो इस तरीके से जितना भी फोर्स है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब अभी तक जितना भी एग्जांपल हम लोग देखे थे ये पॉइंट मासेस का देखे थे। यूजुअली जो सेकंड मैंने बताया था केस जिसमें हम लोग रिजिड बॉडी की बात करते हैं, यूजुअली ये बात होता है रिजिड बॉडी मोशन में, रोटेशन मोशन में लोग बात करते हैं, बट कुछ फ्रैक्शन उसका होता है जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में बात करते हैं, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बाकी जो उसका जो डिटेल होता है, डिटेलिंग जो होता है रिजिड बॉडी का, वो रोटेशन मोशन में आप पढ़ोगे, राइट। बट देयर आर सर्टेन फ्रैक्शन जो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी बात करते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो अगर रिजिड बॉडी हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वहां पर क्या होता है ना, तो अब हम लोग रिजिड बॉडी का कुछ केस देख लेते हैं ना। रिजिड बॉडी का केस मतलब यहाँ पर हर एक पॉइंट इक्विवेलेंट नहीं होगा, राइट। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा केस कि, है ना, लेट्स से कि आपके पास एक स्फीयर जो है दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में है ना, ऐसा कुछ है, मान लीजिए ना, ऐसा कुछ स्फीयर है जो दो इंक्लाइन प्लेन के बीच में है, कुछ ऐसा है, राइट। तो यहाँ पर जब फोर्स काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो देखिए जैसे ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, राइट, इसको स्फीयर मान के चलिए। तो जैसे mg जो होगा, mg इसके सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा। एक जो नॉर्मल फोर्स काम करेगा वो यहाँ से पास, ये इंक्लाइन प्लेन इसको देगा तो वो ऐसे जाएगा, राइट। ऑफ कोर्स ये जो नॉर्मल होगा ये इसके सेंटर से पास करेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दूसरा इंक्लाइन प्लेन है तो ये भी कुछ नॉर्मल फोर्स देगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो जैसे अगर हम बात करें तो इस जगह क्या होगा, यहाँ ये भी नॉर्मल फोर्स देगा इस पॉइंट पे, तो ये जो नॉर्मल होगा कुछ ऐसे जाएगा, ये भी इसके सेंटर से जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी इस पे फोर्स काम करना है सबको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना। तो रिजिड बॉडी में ये हो गया आपका। और भी वेरिएशन, जैसे अगर मान लीजिए एक वेज है आपके पास, एक ऐसा वेज है ना, ऐसा वेज है और साथ में यहाँ पे एक ब्लॉक है। लेट्स से यहाँ इसका मास m है, ये कैपिटल M है। मेरे को यहाँ पे फोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिर्फ m की बात करें, सिर्फ स्मॉल m की बात करें, तो इस पर क्या हो रहा होगा, तो भाई mg इधर काम कर रहा है और एक नॉर्मल फोर्स इधर काम कर रहा होगा, है ना। अच्छा ये नॉर्मल लेकिन कौन दे रहा होगा इसका, अगर हम इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, राइट, ये नॉर्मल 2 दे रहा हो तो इसको क्या लिखेंगे, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। जब सीधा ग्राउंड होता है तो हम लोग यूजुअली ऐसे नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ग्राउंड, तो सीधे हमने n2 लिखा, बट यहाँ पे ये जो नॉर्मल दे रहा है ये वेज दे रहा है, ग्राउंड नहीं दे रहा है। तो इस चीज को मेंशन करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो नॉर्मल फोर्स ऑन, सॉरी ये 1 है ना, ये जो होगा नॉर्मल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। ये इसका कंप्लीट एफबीडी हो गया। अब वेज की बात करें हम, तो वेज पे क्या हो रहा होगा, कैसे कैसे फोर्स काम कर रहा होगा, इसका रिएक्शन इस तरफ काम कर रहा होगा, राइट। इसका जो रिएक्शन होगा इस तरफ काम कर, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। फिर इसमें नॉर्मल ग्राउंड दे रहा होगा तो ये n2 इधर काम कर रहा होगा, फिर mg जो कैपिटल mg है वो इधर काम कर रहा होगा, राइट। इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सारे वेरिएशन हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसी में हम ऐसे भी तो ले सकते हैं कि भाई 2 वेज ले लिया हमने, ऐसा 2 वेज ले लेते हैं, है ना। कि मान लीजिए m है, इसके बीच में कोई स्फीयर है जो ऐसे रह रहा है। तो अब देखो ये भी कुछ अलग केस नहीं है, कुछ कुछ ऐसा ही केस है, इसी टाइप का, ऐसा आप कॉम्बिनेशन कह सकते हो, है ना, कि इस टाइप का कुछ केस हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ से लगेगा, नहीं इसका एफबीडी बनाओगे तो एक mg यहाँ लग जाएगा, एक नॉर्मल ये देगा, राइट। इसको हम बोले तो ये नॉर्मल इधर दे देगा n, इसको n1 बोल देते हैं, और ये इधर कुछ n2 दे देगा, ये तो ये देगा सरफेस यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तो स्फीयर का हो गया। वेज पे आप देखोगे तो दोनों ही वेज पे, इस पे हम बात करेंगे
तो ये एक्चुअली आप ऐसे लिख सकते हो, इसको अगर हम 2 बोले, इसको 3 बोले, राइट। अभी हम लोग ये बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि कौन सा फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा, अभी हम लोग सिर्फ फोर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो ये नॉर्मल फोर्स ऑन ऑन 1, इसको हम 1 कह रहे हैं, नॉर्मल फोर्स ऑन 1। अच्छा, इसको 3 कह रहे हैं तो इसको हम 3 कर लेते हैं, राइट। इसको N3 कर देते हैं, राइट, N3 कर लेते हैं। मतलब N3 ये बोल रहा है कि ये जो इसको लिखेंगे नॉर्मल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ठीक है। ये सही इसका तरीका लिखने का। इस पे जो नॉर्मल फोर्स ये दे रहा है वो 1 पे जो दे रहा है 3 दे रहा है, राइट। तो नॉर्मल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इधर आ जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये होगा नॉर्मल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो इधर काम कर लेगा, राइट। तो ये लिखने का तरीका। अब इसके रिस्पॉन्स में आप इसका लिखोगे, एबीडी बनाओगे, तो इस पे क्या हो जाएगा कि भाई ये नॉर्मल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर काम करेगा, mg इधर काम करेगा, राइट। और एक जो नॉर्मल फोर्स ग्राउंड इस पे देगा वो इस तरफ N2 इधर काम करेगा। सिमिलरली अगर आप इसकी बात करो, 3 की बात करो, तो 3 पे क्या हो रहा होगा, इसके N13 इधर काम कर रहा है, उसका रिएक्शन इधर काम करेगा, नॉर्मल ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर काम करेगा, फिर mg इसका इधर काम करेगा, और जो नॉर्मल देगा ग्राउंड वो ऊपर की डायरेक्शन में इधर आ जाएगा, नहीं। तो ये इसका एबीडी हो गया। सो इस तरीके से ना हमें जितना भी फोर्स काम कर रहा है सबको आइडेंटिफाई करना है। और आप देखो कि आप जब इक्वेशन लिखोगे तो बहुत ही कन्वीनियंट, आपको एक्चुअली पता चलेगा इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में कुछ और एग्जांपल हमारे पास है। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास एक स्फीयर है, मान लीजिए जैसे बॉडी में हम बात करें, ऐसा कोई स्फीयर है, इस तरफ वर्टिकल वॉल है मेरा, है ना, नीचे आपका ग्राउंड है, इस पे आप फोर्स लगा दो ऐसे, एफ मान लीजिए एक्सटर्नल फोर्स, नहीं, तो क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स इधर काम करेगा इस पे, तो ये सरफेस देगा, नहीं, इसको हम सरफेस 1 बोले, इसको सरफेस 2 बोले, तो ये N2 दे रहा है, N2 इधर काम करेगा, फिर N1 इधर काम करेगा, राइट, ग्राउंड जो देगा, और प्लस इसका जो वेट है, वेट जो होगा नीचे काम करेगा, mg जो होगा इधर काम करेगा, राइट। इस तरीके से, है ना। ये ध्यान रखना है कि ये जो mg का लाइन है और नॉर्मल का जो लाइन है वो एक ही है, क्योंकि यहाँ पर दिखाने में दिक्कत होगी तो मैंने अलग अलग दिखाया है, बट एक ही लाइन के लाऊं, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्फीयर है, तो इसके सेंटर से ऐसे पास करेगा। तो इस तरीके से हमने सारे फोर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, राइट। और क्या हो सकता है, जैसे वेरिएशन, अगर मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि इस टाइप का सेटअप, एक पुली ऐसे दे दिया हमने, है ना, एक यहाँ पे ऐसा बॉक्स है, बॉक्स टाइप का सेटअप है, ऐसा बॉक्स है ना, यहाँ से स्ट्रिंग जा रहा है ना, ऐसा कुछ जा रहा है ना, यहाँ पे एक इंसान जिसको होल्ड होल्ड करके ऐसे रखा हुआ है, इस टाइप का आपको सेटअप मिलेगा, राइट। अब इसका एफबीडी बनाना है आपको, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट से इसका मास m है, जो बॉक्सेस का मास कैपिटल M है, तो कैसे बनाओगे एफबीडी, जब मैन का बनाओगे तो क्या लिखोगे कि इस पे टेंशन इधर काम कर रहा है, नॉर्मल एक ये सरफेस दे रहा होगा तो इस पे इधर काम करेगा, इसको लेट से हम नॉर्मल, इसको n बोलते हैं, n ये कौन दे रहा होगा, तो ये n दे रहा होगा, ये जो सरफेस है इसका, है ना, जो केबिन है इसका सरफेस इसको दे रहा है, ये बेसिकली हवा में आप मान के चल सकते हो कैसा हवा में हैंग कर रहा है। और ये जो बॉक्स है इसका मास है, यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे पास कर रहा है पुली के थ्रू, मासलेस पुली लेके चलेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्मल इधर काम कर रहा है, टेंशन इधर काम कर रहा है, और mg इधर काम कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा हो गया। फिर बॉक्स की बात करेंगे तो बॉक्स पे कैसे फोर्स काम कर रहा होगा, आप देखो ठीक से, तो बॉक्स पे अगर देखो तो एक तो सेंटर ऑफ मास पे इसका mg काम कर रहा होगा, फिर ये जो नॉर्मल लगा रहा है, ये बॉक्स का सरफेस लगा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में इस बॉक्स पे भी नॉर्मल लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। और फिर एक टेंशन जो है इस पे इधर काम कर रहा है, इस बॉक्स पे टेंशन, ये स्ट्रिंग हम मासलेस लेके चल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे टेंशन क्या हो, थ्रू आपका सेम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जितना भी फोर्स काम कर रहा है सबको आइडेंटिफाई कर लेना, जैसे हमने यहाँ भी आइडेंटिफाई कर लिया है और यहाँ भी आइडेंटिफाई कर लिया कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना। फिर जैसे मान लीजिए इस टाइप का जो केस होता है, जैसे दो वॉल के बीच में कोई ऐसे रॉड रखा हुआ, ऐसे रॉड रखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें भी दो केस बनता है। तो यहाँ पूरा जो वॉल है ये आगे तक है, एक्सटेंडेड है, राइट, जो रॉड है आपका यहीं तक है, इसके आगे मेरा वॉल है, राइट। यहाँ भी जो ग्राउंड है इसके आगे तक ऐसे फैला हुआ है, यहाँ मेरे को फोर्स को एबीडीज का बनाना है,
तो भाई mg के सेंटर ऑफ मास पे काम कर जाएगा, राइट। एक नॉर्मल फोर्स यहाँ काम करेगा, इसको n1 बोलते हैं। एक n2 क्या होगा, इस तरफ काम करेगा। नॉर्मल फोर्स जब भी काम करता है तो जो भी कॉमन टेंजेंट ऑफ सरफेस बनता है उसके परपेंडिकुलर काम करता है, ठीक है। तो एक इधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसमें एक और केस आता है जहां पर ना ये रॉड एक्सटेंडेड हो, जैसे मान लीजिए ऐसा केस है, मान लीजिए ना ऐसा केस है। अब देखो ठीक से दोनों में क्या फर्क है। यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि रॉड मेरा यहीं तक था और वॉल मेरा आगे तक एक्सटेंडेड था, ठीक है ना, आगे तक एक्सटेंडेड था। तो यहाँ कॉमन टेंजेंट ऐसा था तो नॉर्मल इधर काम कर रहा है, यहाँ कॉमन टेंजेंट ऐसा था नॉर्मल ऐसे काम कर रहा था। अब यहाँ पर आप देखो ठीक से, तो यहाँ पर लेट से ये नॉर्मल इधर काम कर रहा है n1, mg जो होगा, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा वहां पे काम करेगा। बट क्योंकि ये आगे एक्सटेंडेड है, यहाँ जो टेंजेंट है ऐसा टेंजेंट है, राइट। तो यहाँ जो नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, तो n2 का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स जब भी हम लोग देखते हैं जो कॉमन टेंजेंट होता है उसके हिसाब से डायरेक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारा केस देखा। तो पहले तो हमने देखा कि अगर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, पॉइंट साइज का मतलब जहां पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो मैटर नहीं करता। जैसे आप देखो रिजिड बॉडी में क्या है कि हर एक पॉइंट अलग अलग है, राइट। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैटर कर रहा है कि जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ है वो अलग अलग है। तो इस टाइप का सिस्टम है आपका, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ, रिजिड बॉडी टाइप का सेटअप हो गया। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ मैटर करता है। तो पहला जो हमने केस देखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखा था, जिसमें हमने मतलब वहां पर आप किसी भी पॉइंट पे लगाओ फोर्स, सारा इक्विवेलेंट था। फिर हमने उसमें बहुत सारा केसेस देखा उसमें, राइट, आइडेंटिफाई किया। जैसे हमने उसमें स्टार्ट किया था पॉइंट अपने ब्लॉक इन कॉन्टैक्ट से बात किया था। फिर स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमने देखा था, पुली ब्लॉक सिस्टम हमने देखा था, स्प्रिंग वाला सिस्टम देखा था। फिर हमने देखा रिजिड बॉडी अगर होता है तो क्या होता है। तो वहां पर हमने भी अगेन आइडेंटिफाई किया कि डिफरेंट जो फोर्सेज है वहां पर कैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो वंस यू आर अवेयर ऑफ कि हाउ टू आइडेंटिफाई दीज फोर्सेस, उसके बाद आप इक्वेशन अगर लिखोगे तो आप खुद देखोगे कि आपका जो आंसर आता है वो सही आएगा, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम हो इमीडिएटली आप उसमें इक्वेशन मत लिखो, थोड़ा पॉज लो, आइडेंटिफाई करो सारे फोर्सेस को, उसके बाद ही इक्वेशन लिखो। आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो सही डायरेक्शन में जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।